जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल बैठा दिए गए हैं, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा। आप देखिए कि टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट कट रहा है, उसका जो डस्ट निकल रहा है उससे क्या पहाड़ संरक्षित होगा। यहाँ ऊपर से आने वाले पानी का रास्ता बंद कर दिया गया, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा। जंगलों को काट दिया गया, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा। पहाड़ की तलहटी को ही बर्बाद कर दिया गया, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा। इस सवाल उन जैन धर्मावलंबियों से है जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम पहाड़ को संरक्षित करना चाहते हैं, हम पहाड़ को बचाना चाहते हैं। अब जाइए इन जंगलों में, ढूंढिए यहाँ कौन लोग रह रहे हैं। जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई बेसरा, कोई मुंडा, कोई मुर्मू, कोई हांसदा, कोई किस्कू इन जंगलों में है, जो आज भी इस आस और उम्मीद के साथ है शायद कोई सरकारी पदाधिकारी हम तक आएगा, हमें बिजली देगा, पानी देगा, स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। भारत की आजादी के 75 साल हो गए हैं, झारखंड के अलग हुए 22 साल हो गए हैं, नेताओं मंत्रियों का करोड़ों रुपए का धन जमा हो गया है। धर्म और आस्था के नाम पर ये जो अवैध निर्माण हो ही रहा है और हो ही रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग पाई। करोड़ों करोड़ रुपए के 100 करोड़ 200 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं यहाँ पर, और उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है। या आखिर किसने पैसा दिया इतना अरबों करोड़ों रुपए का मंदिर बनाने का, किसने क्लियरेंस दिया फॉरेस्ट लैंड पर काम करने का, किसने क्लियरेंस दिया सीएनटी लैंड पर काम करने का, जीएम लैंड पर काम करने का, कोई अता पता नहीं। झारखंड के एक पहाड़ की चर्चा झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, बकायदा पूरे विश्व में हो रही है। आप और हम मारांगबुरु, कोई पारसनाथ, कोई समेत शिखर के नाम से इस पहाड़ को जानता है। इस पहाड़ के वजूद पर सवाल उठा है। बात यह हो रही है कि पारसनाथ का ओरिजिनल नाम मारांगबुरु है, जो सरकारी कागजों में दिखाई पड़ता है। कुछ लोग उसे समेत शिखर कहते हैं क्योंकि उनकी आस्था से जुड़ा यह पहाड़ है। कुछ लोग पारसनाथ भी कहते हैं। हम ये अभी जो हम हैं वो पारसनाथ की तलहटी पर है। आप अगर इस तरफ देखेंगे तो यही पारसनाथ पहाड़ है, और एकदम ऊंचाई पर टॉप पर जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो मंदिर है। आपको स्क्रीन पर नहीं लेकिन वीडियो के माध्यम से, मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसके माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिलहाल वर्तमान में जो चल रहा है उस पर नहीं दिखेगा, लेकिन प्री रिकॉर्डेड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब सवाल यह है कि मैं यहाँ मौजूद क्यों हूँ, यहाँ से वीडियो बना क्यों रहा हूँ, और आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो सवाल जो है उसका जवाब यह है कि मैं पिछले 4-5 दिनों से यहीं हूँ, और आज मेरा ये अंतिम दिन है। आज हम अपनी यहाँ की यात्रा और यहाँ के जो रिपोर्ट्स थे वो लगभग मैंने इकट्ठा करने के बाद आपके बीच वीडियो के माध्यम से आया हूँ। और चंद सवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के गिरिडीह जिले के जिला पदाधिकारियों से है, खासकर जो यहाँ के सीओ हैं और जो डीसी हैं। ये सवाल इसलिए है कि एक आम आदिवासी जो जंगल में रहता है, जो सरकारी सुविधाओं के अभाव में जी रहा होता है, वो वन पट्टा के लिए फार्म भरता है ताकि उसको अपने जमीन पर अधिकार मिल सके जिसमें वो पूर्वज दर पूर्वज रह रहा हो। लेकिन उसे कई जन्म लग जाते हैं वन पट्टा का अधिकार लेने में। लेकिन एक ये इलाका है जहां सीएनटी लैंड पर, जीएम लैंड पर, फॉरेस्ट लैंड पर कई काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। हमने कई लोगों से यह सवाल पूछा। हमने जिला प्रशासन से पूछा, जिला के जो सबसे बड़े अधिकारी डीसी होते हैं उनसे भी पूछा कि हम लोग जब पारसनाथ को देखते हैं, मारांगबुरु को देखते हैं, तो इर्द गिर्द बहुत मंदिर का निर्माण हुआ है। मैप देखते हैं तो कहीं नाला है, वहाँ मंदिर या धर्मशाला बन गया है। कई तरीके के जीएम लैंड और सीएनटी लैंड पर अवैध कब्जा हुआ और फिर मंदिर या मतलब धर्मशाला या कई चीज़ें बनी हैं। तो क्या, क्योंकि आप हैं यहाँ, तो क्या आप इन चीज़ों पर अब, क्योंकि इससे पहले तो हुआ नहीं, अब फोकस करें कि जो फॉरेस्ट लैंड पर, सीएनटी लैंड पर, जीएम लैंड पर जो अवैध कब्जा करके धर्मशाला या मंदिर ये चीज़ें बनी हैं उस पर थोड़ा नकेल कसा जाए या उसकी कागजी कार्रवाई, कागज में जांच हो, ऐसा कुछ। बकायदा आश्रम के कुछ ट्रस्टी हैं, जैसे यहाँ जो महाराज जी हैं, उनके मैनेजर से भी हमने पूछा।
किसी ने सही जवाब नहीं दिया कि आखिर कैसे अवैध तरीके से यहाँ इतने निर्माण हो गए हैं। हमारी बाईं तरफ आपको स्क्रीन पर, मेरी बाईं तरफ फिलहाल जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो गुनाइतन है। इस इलाके में एक नाला हुआ करता था, जो नाला पहाड़ की चोटी से आता था। वो नाला आज अगर आप जाकर देखेंगे वहां तो खत्म होने के कगार पर है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि कई ऐसी चीजें थी या कई ऐसी चीजें आज भी मैप में दिखती है, अगर पुराना मैप निकाल कर देखेंगे, लेकिन वर्तमान दौर में वो चीजें यहाँ से गायब। जंगलों को काटा गया, अवैध तरीके से फॉरेस्ट लैंड पर निर्माण हुआ मंदिर और आस्था के नाम। आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, सिर्फ मंदिर नहीं है, धर्मशाला है, ट्रस्टों का ऑफिस है, कई दूसरे दूसरे राज्यों के बड़ी धर्मशाला है। यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं है, मंदिर तो है ही, उसके अलावा यहाँ कई चीजें हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ रेस्टोरेंट भी चलता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनियां भी चलती हैं, और यहाँ कई तरीके के काम चलते हैं जिसका सरकारी संरक्षण हो ही नहीं पाता है या उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सब कुछ ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। हमने इस तरीके के अवैध निर्माण पर, कि मंदिर का निर्माण फॉरेस्ट लैंड पर हो रहा है, कई धर्मशालाओं का निर्माण फॉरेस्ट लैंड पर हो रहा है, जीएम लैंड पर हो रहा है, सीएनटी लैंड पर हो रहा है, औने पौने दाम पर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की जमीन ली गई है। अगर हम इसका सवाल पूछते हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। हमने जिला के पदाधिकारी से भी ये कहा कि यहाँ इस तरीके से जो हो रही है, अवैध तरीके से निर्माण यहाँ हो रहा है धर्म और आस्था के नाम पर, तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कागज हम लोग चेक करेंगे, फिर करेंगे, पता नहीं इस पर कितना कार्रवाई हो। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है किताबों में कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे वो भगवान पे विश्वास करता हो चाहे नहीं करता हो। और शायद इसीलिए भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत दिखता है या इतना खूबसूरत माना जाता है कि यहाँ सबको बराबर अधिकार मिला है, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन एक सवाल फिर से है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, झारखंड के गिरिडीह जिले के जिला पदाधिकारियों से, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या अगर इस तरीके का निर्माण जंगल के अंदर एक आम आदिवासी करता तो उसे कानून इतनी ही आजादी देता, आजादी धर्म और आस्था के नाम पे यहाँ के लोगों को दी गई, यहाँ के लोग नहीं, जो जैन लोग हैं उनको दी गई। क्या किसी आदिवासी युवक में जो जंगल में बरसों बरस से रह रहा हो, उसको यह अधिकार है कि वो जंगल में जंगल का पेड़ काटकर एक घर का निर्माण कर ले, एक बाथरूम बना ले या एक कमरा ही बना ले अपने रहने के लिए? क्या उसको यह अधिकार मिल पाएगा? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो ये अधिकार तो उसको भी मिलना चाहिए। फिर धर्म और आस्था के नाम पर ये जो अवैध निर्माण हो ही रहा है और हो ही रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग पाई? करोड़ों करोड़ रुपए के 100 करोड़ 200 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं यहाँ पर, और उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है कि आखिर किसने पैसा दिया इतना अरबों करोड़ों रुपए का मंदिर बनाने का, किसने क्लियरेंस दिया फॉरेस्ट लैंड पर काम करने का, किसने क्लियरेंस दिया सीएनटी लैंड पर काम करने का, जीएम लैंड पर काम करने का, कोई अता पता नहीं। जब सवाल उठेगा तो लोग कहेंगे कि आस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं। जब सवाल उठेगा तो लोग कहेंगे कि हमारे मूल रूप को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही। जब सवाल उठेगा तो लोग कहेंगे कि हम जैनी अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हम पर अत्याचार किया जा रहा। तो सवाल तो उठेगा ही। आप सोचिए कि अगर एक गांव में कारखाना लगता है, एक गांव में विकास के नाम पर जब कारखाना लगता है और गांव के लोग जब विरोध करते हैं तो ये कहा जाता है कि तुम विकास विरोधी। लेकिन ये पर्यटन स्थल अगर घोषित होता तो शायद इस आसपास की रौनक और बढ़ जाती, इस आसपास के इलाके में रोजगार के कई साधन होते, इस आसपास के जो आदिवासी और मूलवासी हैं उनको रोजगार मिलता। इन जैनियों ने, इन जैन तीर्थ जो यात्री हैं या ये जैन जो धर्मावलंबी हैं, इन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का, पैसे का और अपने दबाव का इस्तेमाल करते हुए उस पर्यटन स्थल के प्रोजेक्ट को
खत्म करवा दिया, लेकिन इन जैन धर्मावलंबियों को नहीं कहा गया कि वो विकास विरोधी। आप आइए, आप इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे होंगे, करोड़ों रुपए के मंदिर देख रहे होंगे, जिधर तिधर जिनको जहां मन किया उतनी मंदिरें इन्होंने बना दी, लेकिन इसके थोड़े से ही बगल पर अगर आप गांव जाते हैं तो वहां सड़क तक नहीं पहुंच पाई, बिजली तक नहीं पहुंच पाई, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक कि कोई सरकारी पदाधिकारी भी नहीं पहुंच पाए। आखिर ये जो लोकतंत्र की तस्वीर थी कि सब कुछ बराबर है, कानून में सबका बराबर का हिस्सा है, उस लोकतंत्र की तस्वीर को यहाँ आकर नष्ट कर दिया गया। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा। मधुबन चौक से जब आप घुसते हैं, मधुबन के चौक से जब पारसनाथ की ओर घुसेंगे तो आप देखेंगे सड़क जो है, जो काली रोड है, जो सरकारी सड़क होता है, उस सड़क को अतिक्रमण करके इन जैन धर्मावलंबियों ने ये त्वरण द्वार बनाया है, लेकिन उसका जिक्र भी किसी पदाधिकारी ने नहीं किया आज तक कि आखिर सड़क को रोककर आप कैसे ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर ऐसा करेगा तो उस पर कई धाराएं लगेंगी, वो जेल में सड़ेगा, जेल में मरेगा, और उसके जो वंशज होंगे वो भी अपना जीवन हो सके तो जेल में बिता सकते। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर? आप जाइए इन जंगलों में, ढूंढिए यहाँ कौन लोग रह रहे हैं। जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई बेसरा, कोई मुंडा, कोई मुर्मू, कोई हांसदा, कोई किसकू इन जंगलों में है, जो आज भी इस आस और उम्मीद के साथ है कि शायद कोई सरकारी पदाधिकारी हम तक आएगा, हमें बिजली देगा, पानी देगा, स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। भारत की आजादी के 75 साल हो गए हैं, झारखंड के अलग हुए 22 साल हो गए हैं, नेताओं मंत्रियों का करोड़ों रुपए का धन जमा हो गया है। जो नेता कल तक टेम्पो में घुमा करते थे वो नेता आज मंत्री बने हुए हैं, जो नेता कल तक पैदल घुमा करते थे उन नेताओं के पास अरबों की संपत्ति हो गई है। लेकिन इन्हीं जंगलों में रहने वाले लोगों की स्थिति आज भी इतनी बुरी है जिसे आपको देखकर शायद दुख नहीं बल्कि अफसोस जाहिर करना चाहिए। बाकी इस वीडियो पर बहुत भाषण हो गया है और भाषण से पेट नहीं भर सकता है, भाषण से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। हम फिर से उम्मीद करेंगे कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो इस देश के सबसे ईमानदार समाज से आते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर उम्मीद बचा हो, उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर अपने लोगों के प्रति प्रेम बचा हो, तो अपने लोगों के लिए सोचिए। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सोचिए, जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं यहाँ उनके लिए कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। जिला पदाधिकारी से उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से वन पट्टा के लिए आदिवासी दर दर भटक रहे हैं, इस तरीके से अपनी जमीन पर अपना मालिकाना हक लेने के लिए झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी लड़ रहे हैं, इनको भी वैसे ही लड़ना चाहिए था। इनको भी नहीं मिलना चाहिए था जमीनें, इनको भी कानून अगर बराबर मानता तो इनको भी इस तरीके के अवैध निर्माण पर इन पर भी कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी आप वीडियो को देखकर क्या समझ पा रहे हैं, आप सोचिए कि एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पहाड़ को संरक्षित करने की बात की जा रही है कि पहाड़ को संरक्षित किया जाएगा। जैन धर्मावलंबी इस बात को कहते हैं। आप सोचिए कि यहाँ इतने बड़े बड़े इमारत बने हैं, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा? यहाँ जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल बैठा दिए गए हैं, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा? आप देखिए कि टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट कट रहा है, उसका जो डस्ट निकल रहा है उससे क्या पहाड़ संरक्षित होगा? यहाँ ऊपर से आने वाले पानी का रास्ता बंद कर दिया गया, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा? जंगलों को काट दिया गया, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा? पहाड़ की तलहटी को ही बर्बाद कर दिया गया, कैसे पहाड़ संरक्षित होगा? इस सवाल उन जैन धर्मावलंबियों से है जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम पहाड़ को संरक्षित करना चाहते हैं, हम पहाड़ को बचाना चाहते हैं। जो लोग यहाँ एक बार आते हैं उनको पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या क्या हुआ, जो बार बार आते हैं शायद उनको यह पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ कई दिनों से हूँ, जो चीजें दिखी नहीं है, मैं अगर 10 साल बाद आऊंगा तो ये चीजें और बड़ी हो जाएंगी। 10-10 साल से यहाँ मंदिर बन रहा है, 10-10 साल से धर्मशालाएं बन रही हैं, 10-10 साल से यहाँ निर्माण चल ही रहा है। पहाड़ की तलहटी पर कहा जाता है कि गाड़ी चलने से दिक्कत है, यहाँ हैमर बजता रहता है,
यहाँ कटर बजता रहता है, यहाँ दिन भर जेसीबी की मशीनें अपना खूनी मुंह लिए पहाड़ को खोदती रहती है, पहाड़ का सीना चीरते रहती है। इससे पहाड़ संरक्षित नहीं होगा, इससे पहाड़ बर्बाद है। बाकी हो गया भाषणबाजी। आप वीडियो को अगर ये पत्र था जिसे मैंने मुख्यमंत्री के लिए पढ़ा, राज्य के जिला पदाधिकारियों के लिए पढ़ा, ये जो दर्द था मैंने आपके लिए पढ़ा, ये आपके लिए रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। हम लाइक शेयर फॉलो करने आज नहीं कहेंगे और ना ही हम सब्सक्राइब करने कहेंगे, बस यह कहेंगे कि एक कमेंट करके जरूर अपनी बात, अपनी मनसा जाहिर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी और गांव में, किसी और दुखियारी के साथ, किसी और संघर्ष कर रहे लोगों के साथ। जोहार।